दोस्तों जरा कल्पना कीजिए कि आप एक छोटे से द्वीप के किनारे समुद्र में खड़े हैं। आप छाती तक पानी से घिरे हुए हैं और अब आप पानी में और आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि आपको लगता है कि ऐसा करने से डूबने का खतरा हो सकता है। आपके सामने एक विशाल समुद्री जहाज है। आप जोरों से चिल्ला रहे हैं ताकि उस जहाज में सवार इंसान आपकी मदद कर सके। जहाज के लोगों ने आपको देख भी लिया है, लेकिन बजाय आपकी मदद करने के वो लोग आप पर जोरों से हंस रहे हैं और अपने जहाज को आपसे विपरीत दिशा में तैराते हुए लगातार आपसे दूर हो रहे हैं। ऐसे में आप पर क्या बीतेगी? निश्चित तौर पर एक घोर निराशा आपके मन में बस जाएगी। भले ही ये पूरा घटनाक्रम आपके लिए केवल एक कल्पना हो, लेकिन इतिहास में यह घटनाक्रम एक व्यक्ति द्वारा सहा गया है। तो क्या थी उस व्यक्ति की कहानी और क्यों उसके अपने ही साथियों ने उसे एक वीराने टापू पर मरने के लिए फेंक दिया था? जानने के लिए वीडियो से आखिरी तक जुड़े रहिएगा। ये कहानी पूर्णतः सत्य है। हालांकि जब मैं इस तरह के इतिहास से जुड़ी कहानी आपके समक्ष पेश करता हूं तो कुछ मेरे बुद्धिजीवी भाई कमेंट करके उन कहानियों को झूठ बताने लगते हैं। इसलिए आगे से मैं कोशिश करूंगा कि जिन स्रोतों से मैं ऐसी कहानियों को जुटाता हूं उन स्रोतों के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दूं। आज की इस कहानी के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यदि आप चाहे तो उन स्रोतों पर जाकर इस कहानी को विस्तार से पढ़ भी सकते हैं। हालांकि ये सारे स्रोत केवल अंग्रेजी भाषा में ही उपलब्ध है। तो दोस्तों ये कहानी शुरू होती है वर्ष 1676 से, जब स्कॉटलैंड में अलेक्जेंडर सेलकर्क नामक एक शिशु का जन्म हुआ। शुरुआत से ही अलेक्जेंडर बड़े ही गुस्सैल स्वभाव के बच्चे थे। वो ना किसी का कहना मानते थे और ना ही उनसे कोई जिद में जीत सकता था। जैसे जैसे अलेक्जेंडर बच्चे से युवा हुए तो उन पर कई मुकदमे भी दर्ज हुए। एक बार तो उन्होंने चर्च के पादरी के साथ खराब व्यवहार किया, तो एक बार जब उनके भाई ने अलेक्जेंडर का मजाक उड़ाया तो अलेक्जेंडर ने अपने भाई को पीट पीट कर अधमरा कर डाला। अलेक्जेंडर के पिता चमड़े का काम करते थे और वो अपने बेटे अलेक्जेंडर की शिकायतों से परेशान हो उठे थे। अलेक्जेंडर के पिता का कहना था कि उसे उसकी माँ के लाड प्यार ने बिगाड़ रखा है। असल में अलेक्जेंडर भले ही कितने भी शैतान क्यों ना हो, वो अपनी माँ की आंखों के तारे थे। वही अलेक्जेंडर पढ़ाई में भी बड़े होशियार थे। खासतौर पर गणित और नक्शे समझने में उनका कोई जवाब नहीं था। इसी वजह से उनकी माँ अक्सर अलेक्जेंडर से कहती थी कि बेटा तुम एक दिन बड़े जहाज के महान कप्तान बनोगे। किंतु दूसरी ओर अलेक्जेंडर के पिता को यह विचार बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उनका बेटा समुद्र में जीवन बिताने चला जाए। अलेक्जेंडर के पिता चाहते थे कि उनके चमड़े के व्यवसाय को आगे उनका बेटा अलेक्जेंडर संभाले और यह विचार वस्तुतः एक अच्छा विचार था। असल में 17वीं शताब्दी में चमड़े का व्यापार बड़ा ही फायदे का सौदा माना जाता था और अलेक्जेंडर के पिता भी इस व्यवसाय से अच्छा मुनाफा कमा रहे थे। इसलिए एक बार तो अलेक्जेंडर के पिता ने अलेक्जेंडर को धमकी भी दे डाली कि यदि वो समुद्र में चला गया तो वो उसे अपनी वसीयत से बेदखल कर देंगे। अब अलेक्जेंडर के पिता एक अमीर व्यवसायी थे, इसलिए उनकी धन दौलत हाथ से निकल जाने के डर से अलेक्जेंडर ने समुद्र में जाने के अपने इरादे का त्याग कर दिया और काश वो इस इरादे को त्यागे ही रहते। किंतु वक्त को कुछ और ही मंजूर था। एक रोज अलेक्जेंडर का फिर से चर्च के पादरी के साथ झगड़ा हो गया। 17वीं शताब्दी के समय में यूरोप में अंधविश्वास चरम पर था और ऐसे में चर्च के पादरी को भगवान के समान दर्जा दिया जाता था। जाहिर है कि जो पादरी से झगड़ेगा उसे पुलिस द्वारा बख्शा नहीं जाएगा। यही वजह रही कि अपनी गिरफ्तारी के डर से अलेक्जेंडर को भागना पड़ा और चूंकि वो काफी उदंड स्वभाव के व्यक्ति थे, इसलिए किसी समुद्री जहाज पर नौकरी करने की बजाय अलेक्जेंडर अपने एक मित्र के जरिए समुद्री डाकुओं के एक दल से जुड़ गया। यानी अब तक छोटी मोटी मारपीट करने वाला व्यक्ति अब एक असल का डाकू लुटेरा बन चुका था। अलेक्जेंडर कुछ वर्षों तक डाकुओं के दल से जुड़े रहे, लेकिन एक रोज वो इस दल को भी छोड़कर भाग निकले। हालांकि इस दौरान वो एक बेहतरीन नाविक बन चुका था जिसे जहाज चलाने से लेकर समुद्र में लंबे समय तक रहने का भी अनुभव था। समुद्री डाकुओं के ग्रुप को छोड़ने के बाद वर्ष 1703 के शुरुआती दिनों के दौरान 26 साल की आयु में अलेक्जेंडर एक प्राइवेट नेवी कंपनी में एक सैनिक के रूप में भर्ती हो गए। हालांकि यहाँ भी अलेक्जेंडर का काम डाकुओं जैसा ही था। असल में उन दिनों स्पेन एवं इंग्लैंड के मध्य में संघर्ष चल रहा था और जिस कंपनी के दल में सैनिक के रूप में अलेक्जेंडर भर्ती हुए थे वो कंपनी इंग्लैंड के लिए काम करती थी और उसका मुख्य कार्य स्पेन के जहाजों को नुकसान पहुंचाना हुआ करता था। यानी एक तरह से अलेक्जेंडर की कंपनी को स्पेनिश जहाजों पर हमला करने की अनुमति मिली हुई थी।
अलेक्जेंडर की कंपनी के अधीन 2 जहाज थे। इनमें से प्रमुख जहाज का कप्तान विलियम डैम्पियर था और दूसरा जहाज जिस पर अलेक्जेंडर कार्यरत थे की कप्तानी लेफ्टिनेंट थॉमस ट्रेडलिंग को दी गई थी। अब दुर्भाग्य की बात यह थी कि इन दोनों ही कप्तानों के आपसी संबंध बड़े खराब थे। कहा जाता है कि कैप्टन थॉमस गद्दारी करते थे। वो दुश्मन नौसेनाओं को पहले ही बता देते थे कि वो किस ओर से हमला करने वाले हैं, जिस कारण से मुख्य जहाज के कप्तान विलियम उन्हें उनके पद से बर्खास्त कर देना चाहते थे। एक रोज स्पेनिश जहाजों ने उनके दोनों जहाजों पर हमला कर दिया। इस हमले के कारण कप्तान विलियम और कप्तान थॉमस के जहाजों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। हमले के बाद ये दोनों कप्तान एक दूसरे पर गलती करने का आरोप लगाते रहे, जिस वजह से कप्तान थॉमस अपने जहाज को लेकर एक अलग दिशा में चले गए। हालांकि उनके इस फैसले का कई सैनिकों ने विरोध किया और वो उनका साथ छोड़कर कप्तान विलियम के जहाज पर सवार हो गए। लेकिन अलेक्जेंडर ने ऐसा नहीं किया। वो अपने कुछ अन्य साथियों के सहित कप्तान थॉमस के जहाज पर ही डटे रहे और यहीं से अलेक्जेंडर का बुरा समय शुरू हो गया। अब चूंकि स्पेनिश हमले के बाद उनके जहाज को काफ़ी नुकसान पहुंचा था, इसलिए इस जहाज को मरम्मत की आवश्यकता थी, जिस वजह से यह जहाज चिली देश से करीब 700 किलोमीटर दूर स्थित एक आइलैंड के पास ले जाया गया। ये आइलैंड, जिसका नाम मा से टियारा है, मात्र 50 किलोमीटर का ही क्षेत्रफल रखता है। दुनिया के नक्शे में इतने छोटे द्वीप को खोज पाना भी बड़ा कठिन है, लेकिन ये आइलैंड है काफ़ी हरा भरा और लकड़ी से निर्मित एक जहाज की मरम्मत के लिए यहाँ पर्याप्त संसाधन मौजूद थे। इसलिए जहाज का लंगर डालकर मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया। लेकिन इस कार्य के दौरान अलेक्जेंडर ने पाया कि कप्तान थॉमस का व्यवहार बेहद ही खराब है। वो अपने साथियों को बिना गाली दिए बात ही नहीं करते थे। साथ ही वो जहाज की ढंग से मरम्मत भी नहीं होने दे रहे थे, बल्कि उन्हें तो जहाज को काम चलाऊ बनाकर समुद्र में जाने की जल्दी थी, ताकि स्पेनिश जहाजों पर हमला करके अपना बदला भी लिया जाए और उन जहाजों पर लूटपाट के जरिए पैसा भी कमाया जाए। अलेक्जेंडर देख रहे थे कि उनके जहाज की लकड़ी को दीमक तक खा चुके थे और इसके बावजूद भी कप्तान बोल रहे थे कि जहाज अब कार्य करने लायक हो गया है, इसलिए उन्हें अब चलना चाहिए। यही वजह रही कि अलेक्जेंडर ने कप्तान थॉमस को बोल दिया कि यह जहाज समुद्र में चलने लायक नहीं है और मैं इस पर सवार नहीं होने वाला। ऐसा सुनते ही कप्तान गुस्से से भर उठा। उसने अलेक्जेंडर से कहा कि अगर तुम्हें नहीं चलना तो मरो यहीं पर। और कप्तान थॉमस ने अलेक्जेंडर की संदूक भी जहाज से उठाकर नीचे फिकवा दी, जिसमें अलेक्जेंडर के कपड़े एवं कुछ अन्य सामान था। दोस्तों, शुरू में अलेक्जेंडर भी अपनी संदूक को उठाकर किनारे पर आ गए और जमीन पर बैठ गए। अलेक्जेंडर को लगा कि यह कोई मजाक है और जल्द ही कप्तान उन्हें वापस जहाज पर चलने के लिए मना लेंगे। लेकिन कप्तान थॉमस ने तो जहाज का लंगर उठवा दिया और जहाज समुद्र की गहराई की ओर लौटने लगा। ये देखकर अलेक्जेंडर को आभास हुआ कि उन्हें तो इस वीराने आइलैंड पर सच में ही छोड़कर जाया जा रहा है। ऐसे में अलेक्जेंडर तेजी से पानी में दौड़ते हुए घुस गए। वो जितना गहराई पर जा सकते थे गए, लेकिन जहाज अब उनकी पकड़ से दूर हो चुका था। ऊंची उठती लहरों को अलेक्जेंडर पार नहीं कर सकते थे। वो चीखने लगे, चिल्लाने लगे, दया की भीख मांगी और कहा कि मेरे लिए रुक जाओ, किंतु जहाज पर मौजूद कप्तान सहित किसी का भी दिल नहीं पसीजा। उल्टा वो सब लोग अलेक्जेंडर पर हंस रहे थे। जहाज धीरे धीरे करके क्षितिज में गायब हो गया। अलेक्जेंडर के साथ जो कुछ भी हुआ उस पर उनके लिए यकीन करना भी मुश्किल था। उन्हें अब भी ये कोई मजाक लग रहा था, इसलिए वो पूरी रात समुद्र किनारे रेत पर बैठे रहे। उन्हें लगता था कि उनका जहाज उन्हें वापस लेने जरूर आएगा। ये अगस्त का महीना था, मौसम में आर्द्रता थी। रात को बारिश शुरू हो गई, लेकिन अलेक्जेंडर उसी बारिश में भीगते हुए इंतजार किए जा रहे थे। किंतु सुबह सूर्य उदय के साथ अलेक्जेंडर की उम्मीदें अस्त हो गई। वो जान गए कि अब उन्हें कोई लेने नहीं आने वाला। इस पूरी स्थिति में जो एकमात्र अच्छी बात थी वो ये कि कप्तान थॉमस ने अलेक्जेंडर की संदूक नीचे फिकवा दी थी और इस संदूक में काफ़ी काम की चीज़ें थी। एक सैनिक की संदूक में उसकी बंदूक भी होती है, साथ ही इसमें कुल्हाड़ी, चाकू और एक छोटी केतली भी थी। अलेक्जेंडर समय बिताने के लिए अपनी संदूक में कुछ पुस्तकें भी रखता था, जिनमें से बाइबल भी एक थी। उसके पास कुछ नेविगेशनल उपकरण भी थे जो उसके काफ़ी काम आ सकते थे अगर उसके पास नाव होती तो। परंतु फिर भी अलेक्जेंडर के पास इतना सामान था जिससे वो इस आइलैंड पर शिकार कर सकता था। हालांकि अगले कई दिनों तक भी अलेक्जेंडर इस बात का इंतजार करते रहे कि शायद किसी को उस पर दया आ जाए और उसका जहाज वापस आए। इसलिए बजाय खाने और सोने के अलेक्जेंडर की नज़रें हमेशा समुद्र को तकती रहती थी। अगले कुछ दिनों बाद अलेक्जेंडर
अलेक्जेंडर ने किनारों पर मरी पड़ी कुछ मछलियों को कच्चा ही खाना शुरू कर दिया। अब उसे अपने जहाज से तो उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसे लगता था कि क्या पता कोई अन्य जहाज भी उन्हीं की तरह इस ओर भटक कर आ जाए, जिस पर सवार होकर वो अपने देश स्कॉटलैंड लौट सकता था। लेकिन अंततः दिन सप्ताह में बदल गए और सप्ताह महीनों में। जिस समय अलेक्जेंडर इस द्वीप पर फंसे वो अगस्त का महीना था और अब अक्टूबर आ चुका था। ये 2 महीने अलेक्जेंडर के बेहद कठिनाई से भरे हुए गुजरे। उसने अपना पूरा जीवन लोगों के बीच में बिताया था। उसके समुद्री किनारे चहल पहल से भरे रहते थे, लेकिन आज जिस किनारे पर अलेक्जेंडर बैठा था वो सुनसान था। आज अलेक्जेंडर इतिहास में किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में सबसे अधिक अकेला था। अलेक्जेंडर के पास 2 रास्ते थे, खुद का जीवन समाप्त कर दे या इसी आइलैंड पर जीना सीख ले। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना, जीने का, या कहिए अकेले जीने का। अलेक्जेंडर ने अपने चारों ओर देखा। यह आइलैंड हरा भरा था, यहाँ उनके भोजन के लिए पर्याप्त संसाधन थे। अलेक्जेंडर की संदूक में चाकू और कुल्हाड़ी थी जिससे वो शिकार कर सकता था। हालांकि मासे टियारा नामक इस आइलैंड पर अलेक्जेंडर के अतिरिक्त और कोई इंसान नहीं रहता था, लेकिन वो पहले इंसान नहीं थे जो इस आइलैंड पर पहुंचे थे, बल्कि इससे पहले भी कई समुद्री जहाज़ों ने यहाँ अपना लंगर डाला था और उन्हीं जहाज़ों के साथ इस आइलैंड पर चूहे, बिल्लियाँ एवं बकरियों जैसे जानवर भी आए थे जो अब यहाँ अपनी संख्या बढ़ा रहे थे। चूहे तो खुद ब खुद समुद्री जहाज़ों पर सवार होकर इंसानों के साथ हर स्थान पर पहुंच जाते हैं। वहीं बिल्लियों को प्राचीन समय में इंसान समुद्री जहाज़ों में इसलिए रखा करते थे ताकि वो बिल्लियाँ चूहों को नियंत्रित कर सके, और बकरियां इंसानों के भोजन के काम आती थी, इसलिए उन्हें भी इंसान समुद्री जहाज़ों पर अपने साथ रखते थे। अलेक्जेंडर ने पाया कि अनुकूल परिस्थितियां पाकर इन तीनों ही जानवरों की संख्या इस आइलैंड पर काफ़ी अधिक हो चुकी थी। चूहे तो इतने ज़्यादा थे कि वो पूरी रात अलेक्जेंडर को सोने नहीं देते थे, बल्कि ये चूहे कभी उसके पाँव पर काट लेते तो कभी हाथों पर। इसलिए अलेक्जेंडर ने कई दिनों तक मेहनत करके लकड़ियों एवं घास की मदद से अपने लिए एक झोपड़ी बनाई, किंतु चूहे उस झोपड़ी में भी घुस जाते। तभी अलेक्जेंडर को विचार आया कि क्यों ना कुछ बिल्लियों से दोस्ती करके उन्हें अपनी झोपड़ी में रखा जाए। ऐसे में बिल्लियां निश्चित ही चूहों को उसकी झोपड़ी में नहीं आने देगी। उसके बाद अलेक्जेंडर बकरियों का शिकार करते और मांस के टुकड़े बिल्लियों को भी खाने को देते, जिस कारण धीरे धीरे इस आइलैंड की सारी बिल्लियां उनकी दोस्त बन गई। अब अलेक्जेंडर इन बिल्लियों से बातचीत करके अपना समय व्यतीत करने लगे। वो रोजाना बाइबल पढ़ते और ईश्वर का धन्यवाद करते एवं कहते कि भले ही वो एक सुनसान द्वीप पर फंस चुके हैं, किंतु ईश्वर ने उनके लिए एक ऐसा आइलैंड चुना है जहां भोजन पर्याप्त है, पीने के लिए नारियल का पानी भी पर्याप्त है। हालांकि जब सर्दियां अपने शबाब पर पहुंची तो अलेक्जेंडर के आइलैंड पर ढेरों की संख्या में सी लायन आने लगे। सी लायन एक प्रकार का समुद्री स्तनधारी जीव होता है जो कि 1000 किलोग्राम तक भी भारी हो सकता है। आमतौर पर ये जीव शांत स्वभाव के होते हैं, इन्हें केवल मछलियां खाना ही पसंद होता है, किंतु सर्दियां जो कि इनके प्रजनन का मौसम है में नर सी लायन काफ़ी हिंसक हो जाते हैं। खुद को चारों ओर से सी लायन से घिरा हुआ पाकर अलेक्जेंडर अपनी बिल्लियों सहित आइलैंड के मध्य वाले हिस्से में जाकर बस गए। अनेकों बार तो उन्हें लगातार कई दिन पेड़ों पर रहकर बिताने पड़े, क्योंकि आइलैंड पूरी तरह से सी लायन से भर जाता था। सर्दियां बीतने के बाद इस आइलैंड पर बारिश भी बेहद अधिक होने लगी। कई बार तो समुद्र के पानी का स्तर इतना बढ़ जाता कि आइलैंड सिकुड़ कर और भी छोटा हो जाता। लेकिन अब तक अलेक्जेंडर इस आइलैंड को पूरी तरह से समझ चुका था। उसने आइलैंड के हर हिस्से को देख लिया था और खुद के रहने के लिए उसने एक ऊंचे स्थान पर अपना आशियाना भी बना लिया था, जहां वो काफी हद तक सुरक्षित था। अलेक्जेंडर ने सूखी लकड़ियों पर घर्षण करते हुए आग भी जलाना सीख लिया और अब वो मांस को पकाकर खाने लगा था, जिससे उसका स्वास्थ्य पहले से बेहतर हो गया। उसके पास बकरियां थी जिनका इस्तेमाल मांस के साथ साथ दूध के लिए भी किया जा सकता था। यानी देखा जाए तो अलेक्जेंडर के पास इस आइलैंड पर भोजन के तमाम स्रोत थे। यहाँ मूली एवं जलखुंबी जैसी सब्जियां भी उगती थी, मछलियां थी, दूध था और नारियल का पानी भी था। करीब 1.5 साल बाद अलेक्जेंडर इस आइलैंड पर रहने के हिसाब से पूरी तरह से अनुकूलित हो चुका था। अब बजाय परेशान रहने के वो अधिकांश समय खुश ही रहता था। वो हर रोज पूरे आइलैंड पर घूमता। उसे एहसास होता कि मानो वो इस आइलैंड का राजा है और यहाँ के सभी जीव उसकी प्रजा। किंतु एक रोज अलेक्जेंडर का पैर एक पहाड़ी से फिसल गया, जिस कारण से वो घायल हो गया। उसकी कुछ पसलियाँ टूट गई, जिस वजह से वो कई दिनों तक खुद के लिए भोजन भी नहीं जुटा पाया। हालांकि वो जल्द ही स्वस्थ हो गया, लेकिन अब एक बार फिर से सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था और अलेक्जेंडर के कपड़े फटे हुए थे। इसलिए उसने अपने द्वारा मारी
गई बकरियों की खाल को सिलते हुए खुद के लिए गर्म कपड़े बनाना भी सीख लिया। सुई के रूप में अलेक्जेंडर ने एक तार का इस्तेमाल किया जो उसे एक रोज समुद्री किनारे पर मिला था। वैसे अब भी अलेक्जेंडर को इस आइलैंड पर किसी जहाज के आने का इंतजार रहता ताकि वो अपने देश वापस जा सके, अपने लोगों से मिल सके, और एक रोज उसका ये इंतजार पूरा हो गया। एक जहाज ने मासे टियारा नामक इस आइलैंड पर लंगर डाल दिया, लेकिन जहाज पर लगे झंडे से अलेक्जेंडर जान गया कि ये जहाज स्पेनिश लोगों का है। इन्हीं जहाजों पर तो अलेक्जेंडर और उसके साथी लूटपाट किया करते थे। इस जहाज को देखकर अलेक्जेंडर के बचाव की सारी उम्मीदें समाप्त हो गई। वो जानता था कि स्पेनिश लोग उसकी संदूक में रखे सामान और बोलचाल से समझ जाएंगे कि वो दुश्मन देश का आदमी है। ऐसे में स्पेनिश उसे तुरंत मार डालेंगे, इसलिए वो अपनी झोपड़ी को छोड़कर भाग निकला। हालांकि दुर्भाग्य से स्पेनिश लोगों की नज़र उस पर पड़ गई और उन्होंने अलेक्जेंडर की ओर गोलियां चलाना शुरू कर दिया, लेकिन अलेक्जेंडर बाल बाल बचकर निकल भागे। एक गोली के कुछ छर्रे तो उसके दाएं कान को छूकर ही निकल गए थे। अगले कई रोज जब तक स्पेनिश लोग उस आइलैंड पर रहे, अलेक्जेंडर लगातार इस आइलैंड पर खुद को छुपा कर रखता रहा। भले ही स्पेनिश लोगों को यह पता चल चुका था कि इस आइलैंड पर कोई इंसान मौजूद है, लेकिन अलेक्जेंडर मासे टियारा के चप्पे चप्पे को जानता था, इसलिए स्पेनिश उसे ढूंढ नहीं पाए और वो सब अलेक्जेंडर की कुछ बकरियों को अपने जहाज पर चढ़ाकर वहां से लौट गए। दोस्तों, उसके बाद अलेक्जेंडर को इस द्वीप पर कोई और जहाज देखने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। उसने मासे टियारा द्वीप पर 4 साल बिता दिए, लेकिन यदि आप इस पूरी कहानी के दूसरे पहलू को जानोगे तो आपको आभास होगा कि अलेक्जेंडर के साथ जो कुछ भी हुआ वो उसके लिए बहुत ही अच्छा था। दरअसल जब अलेक्जेंडर के जहाज का कप्तान थॉमस स्ट्रेडलिंग उसे इस द्वीप पर छोड़कर चला गया था तो बीच समुद्र में उस कप्तान को एहसास हुआ कि उसके जहाज के हालात वाकई में बड़े खराब थे। जहाज कभी भी टूटकर समुद्र में डूब सकता था, लेकिन फिर भी वो किसी तरह से अपने जहाज को वर्तमान समय में कोलंबिया के नाम से पहचाने जाने वाले देश के तट तक पहुंचाने में कामयाब हो गया। किंतु उन दिनों कोलंबिया में स्पेनिश लोग बड़ी संख्या में डेरा डाले हुए थे, इसलिए कप्तान थॉमस और उसके साथियों को तट पर पहुंचते ही पकड़ लिया गया और उन सबको पेरू देश ले जाया गया, जहां उन्हें जीवन भर बंधक बनाकर उनसे कोयले की खदान में मजदूरी कराई गई। उन्हें इतनी अधिक यातनाएं झेलनी पड़ी कि एक एक करके भूख एवं कमजोरी के कारण उन सब की मृत्यु हो गई। भले ही इस द्वीप पर अलेक्जेंडर अकेले थे, लेकिन उसके पास फिर भी उसकी आज़ादी तो थी। वो एक 50 किलोमीटर बड़े क्षेत्र में किसी भी ओर घूम सकता था। उसके पास भोजन भी पर्याप्त था और ना ही उसे दिन भर मुफ्त की मजदूरी करनी पड़ती थी। वहीं दूसरी ओर इन 4 सालों के दौरान अलेक्जेंडर की कंपनी के दूसरे जहाज, जिसके कप्तान विलियम डेम्पियर थे, का जीवन काफी उतार चढ़ाव से गुजरा। उन्हें उनकी कंपनी ने असफल कप्तान मानते हुए बर्खास्त कर दिया, किंतु करीब 3 सालों बाद ही उन्हें एक अन्य जहाज पर सहायक कप्तान की नौकरी मिल गई और अब करीब 1 वर्ष से वो इसी जहाज पर अपनी सेवाएं दे रहे थे। और बड़ी ही सुखद बात यह थी कि उनका जहाज अब उसी द्वीप की ओर जा रहा था जिस द्वीप पर अलेक्जेंडर 4 वर्षों से फंसे हुए थे। असल में लंबे समय से समुद्र में उतरे इस जहाज पर भोजन की कमी हो गई थी और अनुभवी कप्तान विलियम ये जानते थे कि मासे टियारा आइलैंड पर भोजन के पर्याप्त संसाधन है, इसलिए वो कुछ बकरियों को पकड़ने इस आइलैंड की ओर आ रहे थे। लेकिन उन्होंने दूर से इस आइलैंड पर धुआं उड़ते हुए देखा। ये देखकर एक बार कप्तान को लगा कि कहीं कोई स्पेनिश जहाज तो इस द्वीप पर मौजूद नहीं है। हालांकि ये शाम का समय था और सूर्य ढल चुका था, इसलिए कप्तान विलियम ने अपने प्रमुख कप्तान के साथ मिलकर यह फैसला किया कि वो अभी थोड़ी देर रुककर रात के समय आइलैंड पर उतरेंगे। लेकिन शंका के कारण उन्होंने पूरी रात गुजार दी और अगले दिन सुबह के समय उन्होंने एक नाव के जरिए अपने कुछ सैनिकों को इस आइलैंड पर भेजा ताकि जाना जा सके कि आखिर उस आइलैंड पर कौन रह रहा है। जैसे ही वो सैनिक नाव से किनारे पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि एक व्यक्ति यानी अलेक्जेंडर डंडे पर सफेद कपड़ा बांधे उनकी ओर दौड़ता हुआ आ रहा था। वस्तुतः अलेक्जेंडर ने रात के समय ही जहाज को देख लिया था और दिन के उजाले में उसे दूर से ही जहाज पर लगा इंग्लैंड का विशाल झंडा भी नजर आ गया था और इंग्लैंड तो उनका मित्र राष्ट्र था। वो इंग्लैंड के जहाज से मदद लेकर अपने देश स्कॉटलैंड पहुंच सकता था। इसलिए अलेक्जेंडर चीखते चिल्लाते हुए अपने हाथों में शांति चिन्ह वाला सफेद झंडा पकड़े उन लोगों की ओर दौड़ता हुआ आ रहा था जो लोग एक नाव में सवार होकर उसके आइलैंड पर आए थे। नाव से आए इन सैनिकों ने पाया कि उनकी ओर दौड़कर आने वाले इस व्यक्ति के कपड़े खाल से बने हुए और फटे हुए थे। उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी। ये सब देखकर वो समझ गए कि व्यक्ति बड़े ही लंबे समय से इस आइलैंड पर फंसा हुआ है। अलेक्जेंडर ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था क्योंकि उसने बहुत बड़े अरसे तक इंसानों से बातें नहीं की थी, लेकिन वो नाव से आए इन लोगों को समझाने में कामयाब हो गया कि वो शत्रु नहीं बल्कि मित्र है और ये आइलैंड पूरी तरह से सुरक्षित है। इसके बाद नाव से आए कुछ लोग वहीं तट पर उतर गए और बाकी के लोग जहाज के
कप्तान को सूचित करने जहाज की ओर लौट गए और कुछ ही देर में जहाज मासे टियारा आइलैंड के तट से आ लगा। अलेक्जेंडर ने तुरंत कप्तान विलियम को पहचान लिया। वो दौड़कर कप्तान के गले से लग गए। हालांकि कप्तान विलियम उसे पहचान नहीं पा रहे थे, इसलिए अलेक्जेंडर ने रोते हुए उन्हें अपने बारे में बताया कि किस तरह से कप्तान थॉमस उसे इस आइलैंड पर अकेले छोड़कर चले गए थे। अपनी बात कहते हुए अलेक्जेंडर विलियम के पैरों में गिर गए। वो कभी विलियम को धन्यवाद करते तो कभी ईश्वर को। उसके बाद इस द्वीप पर आए लोगों ने खुद के लिए भोजन बनाया। वो लोग करीब 10 दिनों तक इसी द्वीप पर रहे। इस दौरान सबने अपने जहाज की अच्छे से मरम्मत भी की। सब लोग अपने काम के दौरान अलेक्जेंडर द्वारा इस द्वीप पर बिताए गए समय की कहानियों को सुनते रहे। अब अलेक्जेंडर के पास इंसानों के लिए बनाए गए बढ़िया जूते एवं कपड़े थे। उसने 4 साल बाद अपनी दाढ़ी को भी साफ किया। मजे की बात यह थी कि 4 साल नंगे पांव रहने के कारण अलेक्जेंडर से जूते पहनकर चला भी नहीं जा रहा था। दोस्तों, यदि अलेक्जेंडर के आगे के जीवन की बात करें तो जब वो वर्ष 1711 में वापस अपने देश पहुंचा तो उसका व्यवहार बेहद ही शांत हो चुका था। वो किसी से भी अभद्र तरीके से बातें नहीं करता था। द्वीप पर बिताए गए वर्षों ने उसे अविश्वसनीय धैर्य प्रदान कर दिया था। वो एक बार फिर से समुद्री जहाजों पर कार्यरत हो गया और अगले 4 सालों तक इंग्लैंड में रहकर उसने स्पेनिश जहाजों पर खूब हमले किए, जिससे अलेक्जेंडर के पास अब काफी धन दौलत भी हो गई थी। हालांकि करीब 10 साल बाद एक बार जब वो अपने जहाज से अफ्रीका की ओर यात्रा कर रहे थे तो अलेक्जेंडर को तेज बुखार हो गया। अनुमान लगाया जाता है कि अलेक्जेंडर को येलो फीवर हुआ था, जो कि एडिज इजिप्टी नामक मच्छर के काटने से होने वाली एक गंभीर बीमारी है। इस बीमारी के कारण 13 दिसंबर 1721 को 45 वर्ष की आयु में अलेक्जेंडर की मृत्यु हो गई। अपने अंतिम दिनों में वो सबसे कहते थे कि मुझे माँ से टियारा द्वीप छोड़ने के बाद ये एहसास हुआ कि वास्तव में मैं उस द्वीप पर कितना खुश था। वो द्वीप एक ऐसा स्थान था जहाँ कोई बनावटी दुनिया नहीं थी, जहाँ केवल शिकार करना और अपना पेट भरना होता था। वहाँ ना किसी से नफरत थी, ना किसी से प्यार, ना ईर्ष्या थी और ना ही चापलूसी। वहाँ ना कोई नियम था और ना कोई लालच, और सबसे जरूरी बात, वहाँ कोई रुपया पैसा भी नहीं था जो दुनिया की सारी परेशानियों की जड़ है। वो द्वीप हमारी इस बनावटी दुनिया से कहीं अधिक बेहतर स्थान था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।